नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के एजेंडा में। आज का एजेंडा यानी कि वो तमाम खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, क्या है उनके पीछे की कहानी, क्या है ग्राउंड जीरो पे हालात, जानेंगे अगले आधे घंटे में। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दिग्गज प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्य में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे रोड शो। अन्य पार्टियों के नेता भी करेंगे जनसभाएं। गोवा में आज से शुरू होगी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा किया जाएगा तैयार। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का करेंगे अनावरण। और एजेंडा में सबसे पहले खबरें कर्नाटक के चुनावी समर से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। पीएम मोदी आज बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जिले में विधानसभा के 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जनसभा के दौरान बेल्लारी जिले से पार्टी उम्मीदवार सोमशेखर रेड्डी, बी रामुलु, टीएच सुरेश बाबू, सोमलिंगप्पा और शिल्पा राघवेंद्र उपस्थित रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम को तुमकुरू में जनसभा करेंगे। और कर्नाटक में सभी दल अपने अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा रायचूर में रोड शो करेंगे तो वहीं कोपल्ला और कालबुर्गी में जनसभाएं भी करेंगे। कर्नाटक में प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कर्नाटक के रायचूर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं शाम को कोप्पल में भी एक चुनावी रैली करेंगे। और तो तमाम पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी। और 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर के लिए उनके शीर्ष नेता देवगौड़ा भी प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भी राज्य भर में जनता से समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। तो आइए सीधे रुक करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक के तुमकुरू से जुड़ रही है हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ। आयशा का रुक करते हैं। आयशा, जिस तरह से हम ताबड़तोड़ रैलियां देख रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता, स्टार नेता इस वक्त मैदान में पहुंचे हुए हैं, किस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ पर जितना ज्यादा भीड़ यहाँ पर रैलियों में उमड़ कर आ रही है, उतना ही जोश मतदाताओं में नजर आ रहा है? अपने मुद्दों को लेकर बात करें या अपने वोटिंग अधिकार को लेकर बात करें, कितने ज्यादा इस वक्त चुनावी पारा आपको चढ़ता नजर आ रहा है? जी देखिए, जो चुनावी पारा पूरी चरम सीमा पर है यहाँ पर, और बस 3 दिन और बचे हैं। 8 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा और 10 तारीख को मतदान होगा। और जिस तरह से जो धुआंधार कैंपेनिंग हो रही है, और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से कर्नाटक में 29 तारीख से चुनाव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो माहौल है, एक चुनाव प्रचार का जो रुख है, वो पूरी तरह से बदल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी के रोड शोज या उनकी पब्लिक रैलीज में उनका संबोधन सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शोज बहुत ही कामयाब रहे इस पूरे प्रचार के दौरान, और मैसूर, बेंगलुरु, गुलबर्गा, इन तमाम इलाकों में लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि एक यही मौका था जब लोगों को ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार कर रहे हैं तो लोग उन्हें इतने करीब से देख सकते हैं। तो भारी संख्या में, भारी मात्रा में लोग जुट रहे हैं। और उधर पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी, हालांकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जेडीएस का गढ़ बचाने के लिए, जेडीएस की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने के लिए वो खुद चुनाव प्रचार पर निकले हैं। और देवेगौड़ा के लिए भी भारी मात्रा में लोग एक भावना है देवेगौड़ा के साथ, एक भावना जुड़ी हुई है लोगों की। और खासकर इस वक्कलिका बेल्ट में जेडीएस ये मानकर चलता है कि ये वक्कलिका बेल्ट पर उनका राज रहेगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। तो टुमकुर ये भी क्षेत्र जेडीएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर पूरी ताकत लगा दी है। और बीजेपी को यही उम्मीद है कि इस क्षेत्र से, जहाँ पर बीजेपी के कई उम्मीदवार और कुछ नए चेहरे भी मैदान में हैं, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के प्रचार के बाद ये जो यहाँ पर एक नैरेटिव बनाया है जेडीएस ने कि ये उनका गढ़ है, ये नैरेटिव बदल सकता है। देखिए, टुमकुर एक ऐसा क्षेत्र है जो बेंगलोर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये एक टियर 2 सिटी है और स्मार्ट सिटी है। और इस क्षेत्र में जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और ये मिलेट्स की लैंड है, यानी यहाँ पर मिलेट्स की खेती ज़्यादा होती है और नारियल की खेती ज़्यादा होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से किसानों को एम्पावरमेंट के लिए बात कही, किसानों के लिए स्कीम्स लागू की है, ये तमाम चीज़ें जो लाभार्थी हैं वो उस पर ज़रूर गौर करते हैं। और ख़ासकर तुमकुरू में भी इंडस्ट्रियल हब बनाया गया, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर HAL का हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन यहाँ पर का उद्घाटन किया था। तो ये एक विकास की लहर, विकास का मुद्दा जो फोकस है बीजेपी के प्रचार का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें लोगों को बेहद लुभाती हैं। और लाभार्थी खासकर कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र में इस बात पर ज़रूर गौर करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो प्रचार हो रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के AICC अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करने के बाद ये भी नैरेटिव यहाँ पर बदल दिया, और व्यक्तिगत हमलों के बाद चुनाव प्रचार में और तेजी आई और धार आई, तो बीजेपी ने भी पलटवार करना पड़ा, बीजेपी को भी कांग्रेस पर। तो चुनाव की जो चुनाव की कैंपेनिंग की एक जो नैरेटिव बनी थी, कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जो है उन्हें फायदा पहुंच सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रचार के बाद ये कुछ हद तक बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज तुमकुरू जो एक एजुकेशनल हब है, और यहाँ पर भारी मात्रा में युवा पीढ़ी है, और यहाँ का जो मठ है, जो सिद्धगंगा मठ है, ये मठ जो है इस क्षेत्र का केंद्र है, क्षेत्र के विकास का एक केंद्र है। और ये एक लिंगायत गढ़ भी माना जाता है, लिंगायत समुदाय के लिए ये मठ एक केंद्र है। लेकिन ये मठ जो है सबका साथ सबका विकास जैसी नीति अपनाते हुए तमाम वर्ग के लोगों के लिए सोशल एम्पावरमेंट, उन्हें एजुकेशन, उन्हें स्किल डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें इस मठ के जरिए यहाँ पर होती है। तो यहाँ की जो राजनीति है, जो इर्द गिर्द, इस मठ के इर्द गिर्द भी होती रही है। तो आज का जो प्रधानमंत्री का प्रचार रहेगा तुमकुर में, प्रधानमंत्री युवा पीढ़ी को ज़रूर संबोधित कर सकते हैं, और ज़रूर यहाँ जो किसान हैं और जो मिलेट्स की एक ये धरती है, उस पर प्रधानमंत्री ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल आयशा, हम कह सकते हैं कि लाभार्थी जो एक नया वर्ग उभरा है इस वक्त पूरे देश में, क्योंकि जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर वो एक बड़ा बदलाव ला रही हैं, वो एक अहम भूमिका में हो सकते हैं इस चुनाव में। लेकिन किस तरह से लग रहा है, जब प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, एक अलग से राष्ट्रीय एक एंगल मिल गया है, एक पूरा जो स्थायी मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों पर इस बार ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके लिए ये यहाँ पर चिंता का विषय है कि किस तरह से उनका जो वोटर, जो पूरा वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े मुद्दों के साथ जाता नजर आ रहा है? जी हाँ, देखिए, कांग्रेस लगातार शुरू से ये कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को ये सलाह दी थी कि ये स्टेट चुनाव है, इस चुनाव में जो रीजनल मुद्दे हैं, जो विकास, जो करप्शन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इन मुद्दों को सामने लाया जाए प्रचार के दौरान। लेकिन
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ हद तक प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करने के बाद ये चुनाव का प्रचार जो है इसको एक नया ट्विस्ट मिल गया। तो बीजेपी भी पलटवार हमला करने लगी और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जिसमें कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, उस पर निषेध लगाने की बात कही, तो ये जो है पूरी तरह से इस पूरे नैरेटिव को बदल दिया। तो जब कांग्रेस ये मान रही थी कि लोकल मुद्दों पर ही चुनाव को आधारित रखना है और इसी पर राहुल गांधी या प्रियंका को प्रचार करना है, लेकिन मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने गलती कर दी उसके बाद ये जो प्रचार जो है पूरी तरह से एक नेशनल लेवल तक पहुंच गया। तो जाहिर है बीजेपी ने पलटवार किया और अब बजरंग दल का जो मामला है, जो निषेध करने का मामला है, उसको लेकर चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलीज में जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए वो चुनाव की जो सभाएं हैं उसे संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि बजरंग दल एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पीएफआई के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता। तो बीजेपी का ये मानना है, तो बीजेपी इसे एक नया मोड़ दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जो लोकल मुद्दों पर, जो स्थानीय मुद्दों पर अब तक लड़ा जा रहा था, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद एक नया ट्विस्ट इस पूरे प्रचार को मिल गया और अब इसे एक नेशनल स्तर पर जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे इस पूरे चुनाव में नजर आ रहे हैं, उससे साफ नजर आता है कि चुनाव का प्रचार तेज धार का है, लेकिन लोग जरूर जब वोट डालने जाएंगे तो उनके दिमाग में स्थानीय मुद्दे जरूर रहेंगे। बिल्कुल। तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है और तमाम दिग्गज नेता, स्टार कैंपेनर्स इस वक्त रैलियों और जनसभाओं के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। आशा, आपके साथ आगे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आज के एजेंडा में हमसे जुड़ने के लिए। और यहां पर आइए बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की, जिसके विदेश मंत्रियों की बैठक आज गोवा में होगी। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बैठक से इतर विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें रूस के सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री किन गांग, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बाख्तियार सईदोव शामिल हैं। विदेश मंत्री ने एससीओ महासचिव झांग मिंग के साथ भी बैठक की। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को समर्थन देने पर जनरल मिंग की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में स्टार्टअप, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और अन्य सदस्य देशों को बहुपक्षीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का एक मंच उपलब्ध होगा। और पणजी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं मेघना देव। सीधे रुख करते हैं पणजी गोवा का। मेघना, सबसे पहले आपको ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शंघाई सहयोग संगठन में भारत की बेहद अहम भूमिका है, जो पूरा सहयोग संगठन से इतर भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स की जा रही हैं, अगर हम आज की बात करें तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा, क्या कुछ लाइनअप है आज? जी जय, देखिए साउथ गोवा में ये मीटिंग हो रही है और आज काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जो अराइवल है फॉरेन मिनिस्टर्स, जो एससीओ देश के जो विदेश मंत्री हैं, उनका अराइवल अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो मीटिंग है उसकी शुरुआत होगी। अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आज कुछ बायलैटरल्स होने वाले हैं और उसके साथ ही मेमोरेंडम साइनिंग होगा। जो न्यू डायलॉग पार्टनर्स जो एससीओ जो देश है उसमें ऐड होने वाले हैं, यूएई, म्यांमार, मालदीव्स और उसके साथ ही कुवैत, 4 नए डायलॉग पार्टनर्स शामिल होंगे। और अगर हम साथ देखें तो आज लंच के बाद जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद कुछ बायलैटरल्स होने की भी संभावना है। कल हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 बायलैटरल्स किए थे एससीओ के सेक्रेटरी जनरल के साथ, चाइना के साथ, रशिया और उज्बेकिस्तान के साथ भी। बहुत अहम महत्वपूर्ण कल का भी दिन था क्योंकि सारे जो विदेश मंत्री हैं उनका अराइवल भी हुआ और उसके बाद बायलैटरल्स का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। अगर हम देखें तो एससीओ के इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर एससीओ एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर हम बात करें रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल ट्रेड, डेवलपमेंट, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ड्रग ट्रेड, इलिसिट ड्रग ट्रेड, इन सब की बातचीत इसमें होती है।
भारत लगातार कुछ अहम विषयों को इसमें इस फोकस के लिए लगातार फोकस पुश कर रहा है। जैसे हम बात करें टेररिज्म के मुद्दे की, या फिर ड्रग ट्रेड की बात करें, या फिर उसके साथ ही रीजनल सिक्योरिटी की बात करें, ये 3 मुद्दे भारत लगातार इस मंच पर पुश करता रहा है। उसके साथ ही इस बार बातचीत होने की संभावना है कि ईरान और बेलारूस की जो मेंबरशिप है उसको कंसिडरेशन में लेकर उसको आगे बढ़ाने की संभावना है। उसके साथ ही इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए एससीओ का, क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ चाइनीज और रशियन ही दो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ के, यही 2 लैंग्वेज हैं। तो इंग्लिश को भी इसमें प्रोमिनेंस दी जाए, उस पर भी डिस्कशन हो सकता है। तो कुछ अहम मुद्दे भी रहेंगे और उसके साथ ही आज जो डिसीजन डॉक्यूमेंट पर जो सहमति बनेगी, डिसीजन डॉक्यूमेंट्स जो आज निकल कर आएंगे, वो समिट के लिए बहुत अहम रहेंगे, जो समिट दिल्ली में होने वाली है जुलाई के पहले हफ्ते में। बिल्कुल, तो गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक इस पर जारी है। इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, स्पेशल्स जारी रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मेघना हमसे जुड़ने के लिए। और आइए बात कर लेते हैं खेलो इंडिया की। जी हां, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का अनावरण करेंगे। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन समारोह लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में 25 मई को होगा। 3 जून तक चलने वाले इस आयोजन में देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4700 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इस दौरान 21 स्पर्धाएं होंगी जो विश्वविद्यालय खेलों के इतिहास में सबसे अधिक हैं। पहली बार इन खेलों में नौकायान को भी शामिल किया जाएगा। ये खेल लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में होंगे। निशानेबाजी की स्पर्धा में नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में होगी। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ रामेंद्र। तो रामेंद्र, बेहद भव्य आयोजन होने वाला है। युवाओं के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है ये अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने का। क्या कुछ तैयारियां दिख रहे हैं? कितने उत्साहित हैं लोग? जबरदस्त तैयारियां। इस तरीके के आयोजन कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए जाना जाता था, खेल खिलाड़ियों के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना जाता था। देखिए, दौर बदला है। आज जब तो हमारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गांव स्तर से लेकर के मुख्यालय तक सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही। खिलाड़ियों को कैसे राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की सुविधा मिले, वो तैयारी की जा रही। तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश बदला है और ये बदले दौर का उत्तर प्रदेश है, जहाँ खिलाड़ी की बात होती, जहाँ खेल की बात होती, जहाँ विकास की बात होती, तो ये बदले हुए दौर का उत्तर प्रदेश है। तो जाहिर है कि बदले हुए दौर का उत्तर प्रदेश है, जहाँ खिलाड़ी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, उनके एंथम का शुभारंभ किया जा रहा है, उनका जर्सी, मैस्कॉट, 4 चीज का इनाग्रेट किया जा रहा है। तो ये दौर बदल गया है उत्तर प्रदेश। तो ये बदले दौर का उत्तर प्रदेश है। तो किस तरह से यहाँ पर मेजबानी यहाँ उत्तर प्रदेश कर रहा है, ये भी इसमें काफी निकल कर आ रहा है कि सभी जिलों को मिलेगी मेजबानी करने की मौका। जो मशाल है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए और खेलों से जोड़ने के लिए, कह सकते हैं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या खेलों से एक जुड़ाव की जो भावना है वो बढ़ाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में उपस्थित है, खेल मंत्री यहाँ उपस्थित है और यहाँ जो 200 विश्वविद्यालय है उनके 400-450 के आसपास खिलाड़ी उपस्थित हैं। ये योजना बनाई जा रही है कि लोग कैसे खेल के साथ जुड़े, कैसे जो युवा दूसरी तरफ जा रहा है वो खेल के साथ कैसे जुड़े, कैसे यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह को बेहतर ढंग से किया जाए। ये पूरी तैयारी और ये भव्य आयोजन है जो अब से शुरू होकर के लगातार चलता रहेगा जब तक कि स्टेडियम में जाकर के अपनी जो खेल है उनका परिचय नहीं देंगे। तो ये आयोजन चलता रहेगा और नए तरीके से आयोजन किया जा रहा है कि कैसे यूनिवर्सिटी के बच्चों को गेम्स के साथ जोड़ा जाए। जब वो गेम्स के साथ जोड़ेंगे तो उससे पहले यूनिवर्सिटी में भी तैयारी करानी पड़ेगी। एक पूरी खेल की भावना कैसे उत्तर प्रदेश में बने, उसकी तैयारी है। तो लखनऊ में 8 स्थानों पर करीब 12 खेलों को यहां पर शामिल किया गया है। पहली बार रोइंग को भी इन गेम्स में शामिल किया गया है। तो बेहद भव्य होने वाले हैं ये खेल आयोजन और ख़ास तौर पर जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो खेल की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के एजेंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।